दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है। आज की कहानी है एक लड़की की, जिसने शोहरत भी देखी, बदनामी भी, तालियां भी सुनी और ताने भी। नाम ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की वो एक्ट्रेस, जिसका नाम आते ही विवाद, ग्लैमर और रहस्य सब याद आ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ममता कुलकर्णी सच में वैसी थी जैसी उन्हें दिखाया गया, या फिर वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी साजिश का शिकार बनी? आज इस वीडियो में बचपन से लेकर फिल्मी करियर, टॉप पर पहुंचना, फिर अचानक गायब हो जाना और आखिर में संन्यास तक, सब कुछ एक एक परत खोलेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में आपकी सोच बदल सकती है। सोच बदल सकती है। ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1972 महाराष्ट्र के मुंबई में। एक सामान्य मराठी परिवार, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। बचपन से ही ममता थोड़ी अलग थी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और जिद्दी। उन्हें बचपन में ही समझ आ गया था कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगी, या तो बहुत ऊपर जाएंगी या फिर सब कुछ छोड़ देंगी। दोस्तों, हर स्टार की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। ममता कुलकर्णी की जिंदगी में वो मोड़ था मॉडलिंग। उस दौर में जब ज्यादातर लड़कियां सिर्फ हीरोइन बनने का सपना देखती थीं, ममता ने पहले खुद को कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना सीखा। उनका चेहरा अलग था, उनकी आंखों में बेबाकी थी और उनका एटीट्यूड उस समय की दूसरी एक्ट्रेसेस से काफी अलग माना जाता था। इसी वजह से उनका लुक उस दौर में बहुत बोल्ड कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, बोल्ड होने का मतलब गलत होना नहीं होता। ममता अपने शरीर से नहीं, अपने आत्मविश्वास से बोल्ड थी। अब बात करते हैं उनके पहले बड़े ब्रेक की। साल था 1992 और फिल्म थी तिरंगा। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी को मौका मिला नाना पाटेकर जैसे दमदार और गंभीर अभिनेता के साथ काम करने का। तिरंगा कोई साधारण फिल्म नहीं थी। देशभक्ति, गुस्सा, सच्चाई और सिस्टम के खिलाफ आवाज, सब कुछ इस फिल्म में था। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। अब सोचिए, एक नई लड़की जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, अचानक इतनी बड़ी हिट फिल्म का हिस्सा बन जाती है। यहीं से ममता कुलकर्णी का नाम रातों रात बॉलीवुड में फैल गया। प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया, डायरेक्टर्स ने देखना शुरू किया और इंडस्ट्री ने कहा, ये लड़की अलग है। लेकिन असली पहचान ममता को मिली फिल्म आशिक आवारा से। इस फिल्म में ममता सिर्फ ग्लैमर नहीं थी, वो कहानी का दिल थी। उनका एक्सप्रेशन, उनकी मासूमियत और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सबने लोगों का ध्यान खींचा। और जब फिल्म रिलीज हुई तो किसी को शक नहीं रहा कि ममता सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। इसी फिल्म के लिए ममता कुलकर्णी को मिला फिल्मफेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यूट। ये अवार्ड किसी भी नई एक्ट्रेस के लिए एक सपना होता है, और ममता ने अपने करियर की शुरुआत में ही ये सपना पूरा कर लिया। अब यहाँ से ममता कुलकर्णी का स्टेटस बदल गया। अब वो नई लड़की नहीं रही, संघर्ष करती मॉडल नहीं रही। अब वो बन चुकी थी ये लिस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस। बड़े बैनर, बड़े हीरो और लगातार फिल्म ऑफर्स। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह थी जहाँ से उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं रही, बल्कि संघर्ष और साजिशों की भी बन गई। और आगे यहीं से शुरू होते हैं वो विवाद जो ममता कुलकर्णी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। खोल तेरे दिल की प्यार वाली अभी नहीं किया। दोस्तों, जब कोई इंसान बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो उतनी ही तेजी से उसके खिलाफ फुसफुसाहटें भी शुरू हो जाती हैं। ममता कुलकर्णी के साथ भी ठीक यही हुआ। फिल्मफेयर अवार्ड के बाद ममता कुलकर्णी की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। एक के बाद एक बड़े बैनर की फिल्में, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, क्रांतिवीर, चाइना गेट। अब ममता सिर्फ नई एक्ट्रेस नहीं थी, वो बन चुकी थी 90 के दशक की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक। उनका नाम अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ जुड़ चुका था। हर फिल्म के साथ उनकी फीस बढ़ रही थी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और उनका कॉन्फिडेंस भी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कुछ लोगों को ममता की ये उड़ान खटकने लगी।
अब आते हैं उस टैग पर जो ममता कुलकर्णी के नाम के साथ हमेशा चिपका दिया गया। 90 के दशक में अगर कोई एक्ट्रेस खुलकर बात करे, अपनी शर्तों पर काम करे और कैमरे से न डरे, तो उसे अच्छी नहीं बल्कि खतरनाक माना जाता था। ममता ने बोल्ड फोटो शूट किए, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। वो साफ कहती थी, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा, किसी को खुश करने के लिए नहीं। यही बात इंडस्ट्री को पसंद नहीं आई। धीरे धीरे ममता का टकराव कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से होने लगा। कारण साफ था, वो समझौता नहीं करती थी। वो गलत चीजों को सीधा न कह देती थी और वो दबाव में काम नहीं करती थी। उस दौर में किसी एक्ट्रेस का ऐसा रवैया बगावत माना जाता था। और बॉलीवुड में बगावत की कीमत हमेशा भारी होती है। दोस्तों, जो ममता कल तक हर फिल्म की पहली पसंद थी, वही ममता धीरे धीरे लिस्ट से हटाई जाने लगी। स्क्रिप्ट्स बदल दी गईं, रोल किसी और को दे दिए गए, नाम सिर्फ चर्चा में रहा, काम हाथ से निकलता गया। लेकिन ममता ने कभी रोना नहीं रोया। उन्होंने बाद में कहा था, मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन शायद गलत लोगों को नाराज कर दिया। बाहर से ममता अभी भी मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से वो टूटने लगी थी। ना इंडस्ट्री पर भरोसा रहा, ना लोगों पर। हर तरफ राजनीति, स्वार्थ और साजिश। यहीं से उनके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ये दुनिया वाकई मेरी है? और दोस्तों, इसी सवाल ने उन्हें उस रास्ते पर मोड़ दिया जहां से वापसी आसान नहीं थी। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डराती है, तो वो है अचानक गायब हो जाना। छत पे सोया था बहनोई। और ममता कुलकर्णी के साथ ठीक यही हुआ। 1990 के दशक के आखिर तक ममता कुलकर्णी लगातार फिल्मों में काम कर रही थी। नाम बड़ा था, पहचान मजबूत थी, लेकिन फिर एक दिन ममता दिखनी बंद हो गईं। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ। ना कोई फिल्म साइन, ना कोई इवेंट, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई सफाई। लोग हैरान थे, कल तक हर जगह दिखने वाली ममता आज अचानक कहाँ चली गई? बॉलीवुड में जब कोई स्टार बिना बताए गायब होता है, तो सवाल उठते ही हैं, और सवालों से अफवाहें जन्म लेती हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक अफवाह ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। कहा गया, उनका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, वो दुबई में रहने लगी हैं, कुछ ताकतवर लोगों से उनके रिश्ते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान से समझिए, इन बातों का कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। कोई फोटो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई अदालत का फैसला नहीं, बस खबरें, हेडलाइन और फुसफुसाहटें। ममता बाद में साफ कहती हैं, जब मैंने गलत चीजों के लिए न कहा, तब मुझे बदनाम करना आसान रास्ता बन गया। ये चांद कोई दीवाना है, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, ना हाथ लगा गोरे तन को। फिर आया सबसे बड़ा झटका, ड्रग्स केस। कुछ साल बाद ममता कुलकर्णी का नाम एक बड़े ड्रग्स रैकेट के मामले में घसीटा गया। मीडिया ने बिना फैसला आए ही उन्हें दोषी बना दिया। लेकिन सच क्या था? मामला कोर्ट में गया, जांच हुई, लेकिन ममता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत साबित नहीं हो पाया। फिर भी उनकी इमेज पूरी तरह खराब कर दी गई। दोस्तों, बॉलीवुड में आपको जेल जाना जरूरी नहीं होता, करियर खत्म होने के लिए नाम जुड़ जाना ही काफी होता है। अब आते हैं उस सच पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। ममता कुलकर्णी ने कभी भागकर बॉलीवुड नहीं छोड़ा। वो टूटी थी, थकी हुई थी और अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया, जिस दुनिया के लिए मैंने सब कुछ दिया, उसी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बदनामी, गलत आरोप और भरोसे की कमी, इन सब ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्हें लगा, या तो मैं इस दुनिया में खुद को खो दूं या फिर सब कुछ छोड़ दूं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ममता ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, उन्होंने ग्लैमर छोड़ा, नाम छोड़ा, पहचान छोड़ी और निकल गईं एक बिल्कुल अलग रास्ते पर, आध्यात्म का रास्ता। वो कहती हैं, जब सबने मुझे दोषी कहा,
तब भगवान ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। दोस्तों, जब कोई इंसान शोहरत की ऊंचाई से अचानक सब कुछ छोड़ देता है तो दुनिया सबसे पहले यही पूछती है, कहीं ये बाबा तो नहीं बन गया। ममता कुलकर्णी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ममता कुलकर्णी ने कभी ये नहीं कहा कि वो किसी आश्रम की पारंपरिक साध्वी बन गई हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जरूर अपनाया। ममता ने खुद बताया कि जब उनकी जिंदगी में बदनामी आ चुकी थी, काम खत्म हो चुका था, भरोसा टूट चुका था, तब उन्हें दुनिया से ज्यादा अंदर की शांति की जरूरत थी। ममता भारत छोड़कर कई साल तक विदेश में रहीं। वो जगहें थीं अफ्रीका, यूरोप और कुछ समय तक भारत से बिल्कुल दूर। वहां उन्होंने ध्यान किया, साधना की और खुद को फिर से समझने की कोशिश की। उनका कहना था, मैं भागी नहीं थी, मैं खुद को ढूंढने निकली थी। धीरे धीरे ममता का झुकाव पूरी तरह आध्यात्म की तरफ हो गया। उन्होंने अपना फिल्मी नाम पीछे छोड़ दिया और उन्होंने एक नया आध्यात्मिक नाम अपनाया, श्री अमाई ममता नंदगिरी। अब सवाल उठता है, क्या ये नाम किसी बाबा ने दिया? ममता का कहना है उन्होंने ये रास्ता किसी मजबूरी में नहीं, खुद की इच्छा से चुना। बहुत लोग कहते हैं जब करियर खत्म हो जाता है तब लोग बाबा बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर ये सिर्फ नाटक होता तो वो इंटरव्यू देकर खुद को मासूम साबित करती, मीडिया का इस्तेमाल करती, वापसी की कोशिश करती। लेकिन ममता ने सालों तक खुद को दुनिया से लगभग काट लिया। ना कैमरा, ना लाइमलाइट, ना सफाई। ये काम कोई दिखावे के लिए नहीं करता। सालों बाद जब उनका नाम फिर से खबरों में आया तो लोग चौंक गए। लोगों ने कहा, ये तो बाबा बन गई थी। आज ममता फिल्मों से दूर हैं, ग्लैमर से दूर हैं, लाइमलाइट से दूर हैं। वो साधारण कपड़े पहनती हैं, सरल जीवन जीती हैं और खुद को ईश्वर के करीब मानती हैं। उनका कहना है, मैंने सब कुछ खोकर असल में सब कुछ पा लिया। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कहानी ये नहीं है कि वो बाबा बन गईं या एक्ट्रेस नहीं रही। ये कहानी है एक औरत की जो टूट गई और फिर खुद को जोड़ लिया। तो अगली बार जब आप ममता कुलकर्णी का नाम सुने तो सिर्फ विवाद मत याद करना एक ऐसी औरत जिसने शोहरत छोड़ी लेकिन आत्मसम्मान नहीं। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही अनकही कहानियों के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निकला छुपा रुस्तम, तो निकला छुपा रुस्तम, नाम तुम्हारा